पर गिरे हुए सिद्धार्थ के पीठ के ऊपर पैर रखकर माइकल खड़ा हो गया। माइकल ने अपनी तलवार सिद्धार्थ के गले पर रख दी। माइकल ने बड़े अभिमान के साथ सिद्धार्थ से कहा, छुआ चाहे जितना भी कोशिश कर ले, बिल्ली से जीत नहीं सकता। ये कहकर माइकल ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और सिद्धार्थ को मारने के लिए तेजी से सिद्धार्थ की गर्दन के ऊपर वार करने गया। अचानक सिद्धार्थ ने नीचे जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर माइकल के ऊपर फेंक दी। माइकल के ऊपर मिट्टी गिरते ही जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, वैसे माइकल पीछे गिर गया। दरअसल सिद्धार्थ उसी जगह पर गिरा था जहां पर उसने कजरी की दी हुई औषधि से रेखा बनाई थी। जब माइकल सिद्धार्थ के पीठ के ऊपर पैर रखकर खड़ा था, तब सिद्धार्थ ने औषधि मिली हुई मिट्टी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था और मौका मिलते ही उसने माइकल पर वो फेंक दिया। औषधि के छूते ही माइकल के पूरे शरीर में बिजली के झटके जैसा लगा था। माइकल को झटके से उबरने के लिए कुछ समय लगा। तब तक सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ। माइकल के कुछ सिपाही ने सिद्धार्थ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत ही जमीन से औषधि मिली हुई मिट्टी उठाई और उन पर डाल दी। मिट्टी के छूते ही वो सैनिक नीचे गिर पड़े और जैसे उनके शरीर पर किसी ने आग लगा दी हो, उस तरह तड़पने लगे। कुछ ही पलों में वो सैनिक जलकर भस्म हो गए। माइकल ये देखकर एकदम से चौंक गया। वो अपनी जगह से उठा और उसने सिद्धार्थ से कहा, व्हाट सॉर्सरी इज दैट? ये किस तरह का जादू टोना है? सिद्धार्थ ने माइकल से कहा, जादू टोना और मायावी शक्ति का ठेका क्या सिर्फ तुमने और तुम्हारे शैतान ने लेकर रखा है? दुनिया में तुम जैसी बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी हैं, और ये अच्छी शक्तियां तुम जैसी बुरी शक्तियों का नाश जरूर करेगी। ये कहकर सिद्धार्थ ने फिर से तुरंत ही कुछ मिट्टी उठा ली और माइकल पर फेंक दी। माइकल को फिर से जैसे बिजली का झटका लगा हो, उस तरह वो नीचे गिर गया। और यही मौका देखकर सिद्धार्थ ने नीचे से अपनी तलवार उठाई और माइकल की तरफ अपनी तलवार लेकर दौड़ा। और माइकल के पास पहुंचते ही सिद्धार्थ ने माइकल के ऊपर वार किया। माइकल वहां से हटने चाहे, उससे पहले सिद्धार्थ ने अपनी तलवार से माइकल का हाथ काट दिया। माइकल का हाथ दूर जाकर गिरा। माइकल दर्द से कहरा उठा। यह देखकर माइकल की सेना में खलबली मच गई। उस तरफ गांव में सिद्धार्थ के न लौटने से गौरी चिंतित हो गई। गौरी ने जाकर अनंग पिशाच से सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए कहा। अनंग पिशाच तुरंत ही उड़कर नील भवन की तरफ गया। इस तरफ दर्द से कहराते हुए माइकल ने अपनी सेना से कहा, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? यू फूल्स, मार डालो इसको। माइकल से आदेश पाते ही उसकी सेना ने सिद्धार्थ पर आक्रमण कर दिया। सैकड़ों की सेना अपनी तरफ आते देख सिद्धार्थ कुछ समय के लिए घबरा गया। सिद्धार्थ को पता था कि वो इतने सैनिकों का सामना एक साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। फिर भी सिद्धार्थ अपनी तलवार पकड़कर उनका सामना करने को तैयार था। सिद्धार्थ अकेला एक तरफ खड़ा था और सैकड़ों सैनिक उसकी दूसरी तरफ दौड़े आ रहे थे। सिद्धार्थ को लगा ही था कि वो अब नहीं बच पाएगा कि ठीक उसी वक्त अनंग पिशाच वहां पहुंच गया। उसने तुरंत ही उस सेना के ऊपर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। आग के गोलों से डरकर सेना कुछ कदम पीछे हटी और इसी का फायदा उठाकर अनंग पिशाच ने सिद्धार्थ को वहां से उठाया और उस दीवार के पार ले जाकर गांव में लेकर चला गया। गांव में पहुंचते ही गौरी ने सिद्धार्थ को जख्मी हालत में देखा। इस हालत में सिद्धार्थ को देखकर गौरी को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौरी सिद्धार्थ को तुरंत ही वैद्य जी के पास लेकर गई। वहां बूढ़े बाबा के साथ सिद्धार्थ का भी इलाज शुरू हो गया। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, संकट कुछ घड़ी के लिए टल गया है, लेकिन अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। वो अंग्रेज अफसर मायावी है। वो जल्द ही उस दिव्य औषधि युक्त रेखा को पार करने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेगा और हमें माइकल और उसकी सेना का अंत करने का कोई उपाय नहीं पता। सिद्धार्थ की बात सुनते ही मोतीबाई ने सिद्धार्थ से कहा, कजरी और उसके बेटे सुजान ने थारे को उसका अंत करने का उपाय ना बताया? सिद्धार्थ ने कहा, यही तो विडंबना है। इस माइकल का अंत करने का उपाय तो उन्हें भी नहीं पता। इतने साल से वो कपाली और कपालिका भी इसी की खोज में जिंदगी भर लगे रहे, लेकिन यह जान पाए उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर मोतीबाई भी थोड़ी घबरा गई। तब सिद्धार्थ ने कहा, इसका अंत नहीं कर सकते तो कम से कम इसे कुछ समय के लिए शांत तो जरूर करना होगा।
मोतीबाई सिद्धार्थ की बात से सहमत थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, और उसके लिए वापस कजरी के पास जाना होगा। मुझे लगता है इसका उपाय कहीं न कहीं उस गुफा में होगा जो आज से 100 साल पहले माइकल और उसकी सेना का अड्डा हुआ करता था। गौरी ने इस बात को सुनकर कहा, मुझे बता दो वहां कैसे जाना है, मैं जाऊंगी वहां पर। यह सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता गौरी, ये सब क्यों हो रहा है मुझे पता है। ये बात कजरी और सुजान से जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं बूढ़े बाबा के साथ भी ये घटना जुड़ी हुई है। माइकल और बूढ़े बाबा 1857 में एक दूसरे के साथ भिड़ चुके हैं और माइकल ने बूढ़े बाबा को यहां देख लिया तो फिर वो अपने आप पर से आपा खो बैठेगा और फिर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं, मुझे जाना होगा। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें इस हालत में मैं कहीं नहीं जाने दे सकती, और तो और बूढ़े बाबा भी बेहोश है। अगर इस गांव में कोई आफत आएगी तो तुम्हें यहां पर होना बहुत जरूरी है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, कुछ ना कुछ ढूंढ कर जरूर आऊंगी। सिद्धार्थ कुछ बोलने गया और गौरी ने तुरंत ही उसे अपनी कसम देकर चुप करवा दिया। मोतीबाई ने कहा, थारे को जाकर आने में बहुत समय बीत जाएगा, इतना समय ना से अपने पास। यह सुनकर अनंग पिशाच ने कहा, मैं यहां किस लिए हूं, आप मेरे पर बैठ जाइए, मैं हवा की गति से आपको जहां जाना है वहां ले जाऊंगा। गौरी ने कहा, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, अभी भी कमजोरी पूरी तरह गई नहीं है। अनंग पिशाच ने गौरी को टोकते हुए कहा, दीदी, इस गांव की सुरक्षा से ज्यादा बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आपने मुझे अपना भाई माना है ना, आपके भाई होने के अधिकार से मैं भी आपको कसम देता हूं। आइए बैठिए मेरी पीठ पर। अनंग पिशाच की यह बात सुनकर गौरी की आंखों में पानी आ गया। अनंग पिशाच ने अपना कद बढ़ाया और गौरी उसके पीठ पर जाकर बैठ गई। मोतीबाई ने उन दोनों को वहां तक पहुंचने का रास्ता बताया और अनंग पिशाच ऊपर आकाश में उड़ा और उस दिशा की तरफ हवा की गति से उड़ गया। इस तरफ अपने कटे हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ में पकड़कर माइकल गुस्से और दर्द में लाल हुआ एक जगह पर बैठा था। उसकी सेना वहीं पर उसके सामने खड़ी थी। तब माइकल ने कहा, मेरे साथ ऐसा करने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसकी कीमत सिर्फ उससे नहीं बल्कि पूरे गांव को चुकानी होगी। Everyone should know that they messed with the wrong person। ये कहकर माइकल ने अपने कटे हुए हाथ को अपनी मायावी शक्ति से फिर से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसने 3-4 बार ये करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहा। उसका कटा हुआ हाथ उसके शरीर से फिर से नहीं जुड़ पाया। माइकल ने गुस्से में आकर उस कटे हुए हाथ को दूर फेंक दिया और उठकर नील भवन की तरफ आगे बढ़ा और उसके अंदर चला गया। भवन के अंदर जाकर वो छत पर जा पहुंचा और वहां जाकर उसने एक डंडा लिया और अपनी मायावी शक्ति से अंग्रेज भारत का झंडा प्रकट किया और झंडे को उस डंडे पर लगाकर उसे फहरा दिया और अपनी सेना से जोरों से कहा, आज इसी वक्त हम अपनी अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत इस बिल्डिंग से करते हैं। हिंदुस्तान पर फिर से अंग्रेजी हुकूमत होगी। इसका शुरुआत वीरानगढ़ की इसी इमारत से होगी। यह बिल्डिंग हमारा हेडक्वार्टर्स होगा। एल क्वीन। यह सुनकर उसकी सारी सेना उत्साहित हो गई और उन्होंने भी नारा लगाया, एल क्वीन। फिर माइकल ने अपनी मायावी शक्ति से बने हुए उन दीवारों को गायब कर दिया और अपनी सेना से कहा, नारा लगाते रहो जोरों से। माइकल की सारी सेना एक साथ नारा लगाती रही, एल क्वीन, एल क्वीन, एल क्वीन। इन नारों की आवाज वीरानगढ़ के गांव के लोगों तक पहुंचने लगी। जब लोगों ने उस तरफ देखा तो देखकर घबरा गए और किसी ने घबराते हुए कहा, वहां देखो, नील भवन पर अंग्रेजी हुकूमत का झंडा फहरा रहा है। सभी लोगों ने उस तरफ देखा और दृश्य देखकर घबरा गए। उस तरफ माइकल नील भवन की छत पर खड़े रहकर दूर गांव वालों को देखकर आग बबूला हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, किसी तरह इस रेखा को पार करने का उपाय तो ढूंढना ही होगा। उस तरफ अनंग पिशाच हवेली के बगल के रास्ते से उड़ता हुआ जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर बैठी हुई गौरी के मन में भी एक ख्याल घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन इसका अंत कैसे करना है, ये जरूर ढूंढ निकालूंगी मैं। कुछ ही देर में अनंग पिशाच जंगल की सीमा में प्रवेश कर गया। आसमान में
एक अनजान चीज को उड़ते हुए देखकर सुजान चौकन्ना हो गया और वो दौड़कर अपनी बस्ती में गया और इशारे से कजरी और अपने दूसरे साथियों को किसी अनजान वस्तु के आने की सूचना दी। सारे लोग दौड़कर बाहर आए। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। तब कजरी ने कहा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धार्थ के साथी हैं। ऊपर आकाश में अनंग पिशाच ने गौरी से पूछा, नीचे कुछ बस्ती दिखाई दे रही है और वहां कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, क्या वही हमारी मंजिल है? गौरी ने नीचे ध्यान से देखकर कहा, हाँ, वही कजरी माई है, हमें वहीं जाना है। गौरी के ये कहते ही अनंग पिशाच आकाश से नीचे जमीन पर उतरा। गौरी नीचे उतरते ही कजरी के पास गई और उनके पैर छूकर उनको प्रणाम किया। कजरी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, क्या वही हुआ जिसका डर था? गौरी ने सारी घटना का वर्णन किया। उसके बाद गौरी ने कहा, और इसीलिए मुझे वो गुफा में जाना होगा जिससे कि माइकल और उसकी सेना को खत्म करने का कोई राज मिल सके। तब कजरी ने उससे कहा, उस गुफा में जाना बेहद खतरनाक है। इतने सालों से हम यहां रह रहे हैं फिर भी वहां कभी नहीं गए। और दूसरी बात, माइकल बहुत बड़ा मायावी है। उसे अगर इस स्थिति में मार दिया गया तो वो पिशाच बनकर लौट आएगा। इसलिए उसे मारने का इरादा छोड़ दो, उसे सिर्फ शक्तिहीन करना होगा। तब गौरी के मन में एक ख्याल आया। उसने अपने आप से बात किया, जिस तरह कपाला डाकनी को शक्तिहीन किया गया था उसी तरह माइकल को भी शक्तिहीन किया जा सकता है। लेकिन ये काम बूढ़े बाबा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और बूढ़े बाबा को इसमें शामिल करने से सिद्धार्थ और मोतीबाई दोनों ने सख्त मना किया है। तब गौरी ने कजरी से पूछा, उसे शक्तिहीन बूढ़े बाबा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और उन्हें इससे दूर रखने को क्यों कहा जा रहा है? बूढ़े बाबा के बीच में आते ही हमारी बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तब कजरी ने गौरी से कहा, यह बात मैंने सिद्धार्थ से भी कही थी, अब तुम्हें भी कह रही हूं। बूढ़े बाबा को माइकल से खतरा है। सच बात तो यह है कि माइकल बूढ़े बाबा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और मायावी है। कजरी की बातों से गौरी को संतुष्टि नहीं हुई। गौरी को तुरंत ही शक होने लगा कि बूढ़े बाबा की जान को खतरा होने की आड़ में जरूर कजरी कुछ छुपा रही थी, कुछ सच छुपा रही थी। लेकिन ये वक्त इस बारे में बात करके व्यर्थ करने का नहीं था। इसलिए गौरी ने कजरी से कहा, देखिए, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं और यह अनंग पिशाच इस गुफा में जाकर जरूर कुछ न कुछ हल ढूंढ लेंगे। लेकिन कजरी ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। माइकल और उसकी सेना जब से जमीन के अंदर चली गई थी तब से इस गुफा में कई सारी शैतानी शक्तियां न जाने क्या क्या खेल रचा है। उस दिन के बाद आज तक जो भी उस गुफा में गया जिंदा बाहर लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरी बात मानो बेटी, छोड़ दो उस गुफा में जाने की जिद को और अपनी सारी ऊर्जा माइकल को किस तरह शक्तिहीन करना है उस पर लगा दो। न जाने क्यों, लेकिन गौरी को कजरी की यह बात भी ठीक नहीं लगी और उसी वक्त उसने देखा कि कई सारे लोग उनको घेर कर खड़े हो गए थे। गौरी को दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए उसने समय बर्बाद न करते हुए अनंग पिशाच से कहा, ये ठीक कह रहे हैं, यहां इतने सालों से रह रहे हैं, इसलिए इन्हें जरूर हमसे ज्यादा ही पता है। हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें फिर से वीरानगढ़ लौट जाना चाहिए। गौरी अनंग पिशाच के ऊपर बैठ गई और अनंग पिशाच ने उड़ान भरी और दोनों वीरानगढ़ की ओर चल दिए। वहां भी वीरानगढ़ में वैद्यशाला में बूढ़े बाबा को होश आ गया। होश में आते ही बूढ़े बाबा उठ खड़े हुए और वो दौड़ते हुए वैद्यशाला के बाहर गए। वैद्य जी ने उनको देखकर उनके पीछे दौड़ते हुए कहा, बाबा लेटे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से मत दौड़िए। लेकिन बूढ़े बाबा वैद्य जी की बात अनसुनी कर सिद्धार्थ को ढूंढते हुए बाहर गए। सिद्धार्थ बैठकर मोतीबाई से गांव की परिस्थिति के बारे में बात कर रहा था और उसने बूढ़े बाबा की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही उठकर बूढ़े बाबा की तरफ दौड़ा। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ के पास आए और उससे कहा, सिद्धार्थ बेटा, मैं जब बेहोश हुआ था तब पता नहीं एक सपना आया। उस सपने में विश्वनाथ जी दिखे, मुझे एक बहुत बड़े षड्यंत्र के बारे में आगाह किया और मुझसे ये कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। सिद्धार्थ और मोतीबाई ये सुनकर चौंक गए। विश्वनाथ जी बूढ़े बाबा को किस धोखे और षड्यंत्र के बारे में आगाह कर रहे थे? गौरी को कजरी की बातों पर क्यों विश्वास नहीं हुआ? आखिर माइकल का अगला कदम क्या होगा? किस तरह वो वीरानगढ़ पर अपना कब्जा जमाएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए वीरान गाड़, ओनली ऑन पॉकेट FM।